गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में स्वागत है छात्रों। और मैं सागर पांडे। पिछली कक्षाओं में हम लोग झीलों के विषय में अध्ययन किए और झीलों का निर्माण पृथ्वी के धरातल पर होता है। झीलों का निर्माण प्राकृतिक और निर्मित दोनों तरीके से होता है छात्रों। अब हम बात करते हैं आज पृथ्वी के धरातल पर निर्मित स्थलाकृतियों का, जिसमें से हम झीलों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे मनोमस्तिष्क में, हम लोगों के मनोमस्तिष्क में पृथ्वी के धरातल पर जिस प्रकार से स्थलाकृतियों का वितरण हुआ है, ये किस प्रकार से इनका वितरण हुआ, इनका निर्माण हुआ, या इन स्थलाकृतियों का विकास कैसे हुआ और इन स्थलाकृतियों का मानव जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है। स्थलाकृतियों या पृथ्वी के धरातल पर भूदृश्यों का या दृश्यावलियों का मानव के साथ संबंध क्या है, मानव इन स्थलाकृतियों से लाभ किस प्रकार से है मानव का, और किस प्रकार स्थलाकृतियाँ मानव पर प्रभाव डालती हैं। इससे पहले हम लोग आज सीखेंगे कि इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है और ये मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर अर्थात हम बात करेंगे मुख्य रूप से स्थल मंडल की। प्रकृति ने सर्वप्रथम पृथ्वी पर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो मुख्य रूप से तीन ही भौतिक या प्राकृतिक तत्वों का निर्माण किया। हम कह सकते हैं तीन क्षेत्रों में ही निर्माण हुआ, तीन भागों का निर्माण हुआ प्रकृति ने किया, जिसमें से एक स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल और तीसरा वायुमंडल है। तीन तत्वों का निर्माण किया, स्थल मंडल का, वायुमंडल का और जल मंडल का। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का निर्माण हुआ और इन्हीं तीनों तत्वों का जहां सम्मिलन होता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जहां इन तीनों का सम्मिलन होता है, उसी सम्मिलन स्थल भाग को कहा जाता है बायोस्फीयर। क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है, जिसे हम जैवमंडल के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं इसे? जैवमंडल के। अर्थात सीधा हम कह सकते हैं कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों मंडल का जहाँ सम्मिलित रूप होता है वहाँ जैवमंडल होता है। और तीनों की उपस्थिति के कारण जैविकता की अधिकता होती है, जीव जंतुओं की अधिकता होती है, जीवों का विकास तीव्रतम गति से होता है, जहाँ स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों का सम्मिलन होता है। ये भौतिक भूगोल के चार मुख्य तत्व हैं जिनका निर्माण प्रकृति स्वयं करती है। स्थल मंडल का, वायुमंडल का, जलमंडल का और जैवमंडल का। स्थल मंडल का जब हम अध्ययन करते हैं, स्थल मंडल का अध्ययन जब हम करते हैं तो स्थल मंडल के तहत पृथ्वी के धरातल या सतह पर जितने भी भू आकृतियाँ दिखाई देती हैं, भू दृश्यावलियाँ दिखाई देती हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। और स्थल मंडल का अध्ययन कहलाता है भू आकृति विज्ञान। अर्थात पृथ्वी के सतह पर, धरातल पर निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन ही स्थल मंडल के तहत किया जाता है। स्थल मंडल का अध्ययन भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान स्थल मंडल का भाग है।
अर्थात हम आज अध्ययन करेंगे पृथ्वी के धरातल पर निर्मित स्थलाकृतियों का। सर्वप्रथम मनोमस्तिष्क में धारणा आती है कि पृथ्वी पर निर्मित जितने प्रकार के उच्चावच हैं, इनका निर्माण हुआ कैसे, किस क्रम में इनका विकास हुआ और कौन सा ऐसा बल था जो इनके। सर्वप्रथम बात करेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, इनके निर्माण में कौन कौन से बल शामिल रहे और किस प्रकार ये मानव पर प्रभाव डालती हैं। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम इन भूदृश्यावलियों को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता, जिनका नाम प्रोफेसर सेलिसबरी। प्रोफेसर सेलिसबरी ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिनके मनोमस्तिष्क में सर्वप्रथम इन भूदृश्यावलियों का विभाजन आया। वर्ष 1919 में प्रोफेसर सेलिसबरी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम फिजियोग्राफी है। कौन सा ग्रंथ बच्चों? फिजियोग्राफी। और इसी फिजियोग्राफी ग्रंथ में उन्होंने पृथ्वी के धरातल पर स्थित, पृथ्वी के सतह पर स्थित जितने भी प्रकार की स्थलाकृतियां हैं उनके विभाजन को या उनका विभाजन किया, वर्गीकृत किया। किस पुस्तक में उसका उल्लेख मिलता है? फिजियोग्राफी में। उन्होंने पृथ्वी के धरातल पर निर्मित स्थलाकृतियों को 3 वर्गों में बांटा। उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के धरातल को, पृथ्वी के धरातल या सतह पर सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए भूभागों का विभाजन किया। अगर हम लोग पृथ्वी के धरातल या पृथ्वी के सतह का अध्ययन करें, उसे मनोमस्तिष्क में रखें, ध्यान से देखें, तो हम लोगों को सर्वप्रथम पृथ्वी के धरातल पर 2 बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए भूभाग दिखाई देंगे। एक भूभाग का नाम स्थल मंडल है और दूसरे भूभाग का नाम जल मंडल है। स्थल मंडल को हम दूसरे शब्दों में महाद्वीप के नाम से पुकारेंगे और जलमंडल भूभाग को हम महासागर के नाम से पुकारेंगे। पूरे पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए मुख्यतः यही दो भूभाग हैं, महाद्वीप और महासागर। इस प्रकार प्रोफेसर सेलिसबरी ने अपनी पुस्तक फिजियोग्राफी में 3 वर्गों में पृथ्वी पर स्थित भूदृश्यावलियों को विभाजित किया, जिसमें से प्रथम कोटि की भूदृश्य या स्थलाकृतियों को हम महाद्वीप और महासागर के नाम से पुकारेंगे। तो इस प्रकार कहा जाएगा कि पृथ्वी के धरातल पर अगर उच्चावचों को बांटा जाए तो सर्वप्रथम या प्रथम उच्चावच कौन से होंगे? तो वो प्रथम उच्चावच बच्चों महाद्वीप और महासागर होंगे। फिर सेलिसबरी ने दूसरे क्रम के उच्चावचों का विभाजन किया और ये दोनों प्रकार के उच्चावच महासागर के धरातल पर भी और महाद्वीपों के धरातल पर निर्मित हुए और इन महाद्वीपों और महासागरों के धरातल पर इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंतर्जात बलों के कारण हुआ। पृथ्वी के आंतरिक भाग से बल उत्पन्न हुआ और उसी बल के माध्यम से पृथ्वी के सतह पर भूदृश्यावलियों का निर्माण हुआ। महाद्वीपों और बच्चों कहाँ पर? महासागरों के भीतर सतह पर। अब मुख्य रूप से कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि के उच्चावच या द्वितीय कोटि की स्थलाकृति या द्वितीय कोटि के भूदृश्यावलियों को साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि महाद्वीप और महासागर पर निर्मित अंतर्जात बलों के कारण वह भूभाग जो अधिकतम क्षेत्रफल पर विस्तृत फैला हुआ है, उन्हीं को हम
द्वितीय कोटि के उच्चावच में रखते हैं। महाद्वीपों और महासागरों पर विस्तृत रूप से फैला हुआ भूभाग या विस्तृत क्षेत्रफल में फैला हुआ भूभाग द्वितीय कोटि का उच्चावच कहलाता है। जैसे पर्वत, अगर हम महाद्वीपों पर बात करें तो महाद्वीपों के क्षेत्रफलों पर या महाद्वीपों पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ भूभाग उच्चावच पर्वत होगा, या हम कह सकते हैं कि पठार होगा, या हम कह सकते हुए कि मैदानी भूभाग होगा, या हम कह सकते हैं कि घाटियाँ होगा। इस प्रकार से पृथ्वी के धरातल पर द्वितीय प्रकार के उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान और घाटी है। पुनः हम फिर चर्चा करेंगे कि प्रोफेसर सेलिसबरी ने अपने ग्रंथ फिजियोग्राफी में तृतीय कोटि के उच्चावच की चर्चा की। तृतीय कोटि के उच्चावच में पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भागों पर छोटे क्षेत्रफलों में फैले वाले भूभागों को सम्मिलित किया, जिसमें से डेल्टा, भ्रंश, समुद्र तटीय मैदान, अन्य भूभागों को रखा गया। इस प्रकार से पृथ्वी के धरातल पर 3 प्रकार के उच्चावचों का विभाजन हुआ या बांटा गया। कौन से भूगोलवेत्ता ने इसे विभाजित किया? तो हमारा आंसर होगा बच्चों प्रोफेसर सेलिसबरी। कब? वर्ष 1919 में। किस पुस्तक में? फिजियोग्राफी में। अपनी पुस्तक फिजियोग्राफी में इसका उल्लेख किया। इस प्रकार अगर आप पृथ्वी के धरातल पर या महासागरों में अध्ययन करें तो कुल 3 ही प्रकार की स्थलाकृतियों या भूदृश्यों का विवरण या वितरण पाएंगे। ऐसा जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा वो प्रथम कोटि के उच्चावच होंगे। उससे कम क्षेत्रफलों पर फैले हुए भूदृश्यों को हम द्वितीय कोटि में के अंतर्गत रखेंगे। सबसे कम क्षेत्रफल में फैले हुए भूदृश्यों या स्थलाकृतियों को बच्चों हम तृतीय कोटि के उच्चावच में रखते हैं। यह आपको पूर्णतः क्लियर हो चुका होगा कि प्रथम कोटि के उच्चावच कौन होंगे, द्वितीय कोटि के उच्चावच कौन होंगे और तृतीय कोटि के उच्चावच कौन होंगे। किंतु यहाँ ये समझ लेना बहुत ही नितांत आवश्यक है कि जिस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर अर्थात महाद्वीपों पर पर्वतों का निर्माण, घाटियों का निर्माण, भ्रंशों का निर्माण, पठारों का निर्माण हुआ है, इसी तरह से महासागरीय जल के अंतरतम धरातल सतह पर भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, जिन्हें हम निम्न नामों से पुकारते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर महासागरीय कटक, महासागरीय गर्द, महासागरीय मैदान, गुयाट अन्य नामों से पुकारा जाता है। तो ये हमें आशा है कि आप लोगों के ये हमारे शब्द प्रथम कोटि के उच्चावच, द्वितीय कोटि के उच्चावच, तृतीय कोटि के उच्चावच आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। किंतु बार बार शब्द उच्चावच शब्द आ रहा है तो उच्चावच से शाब्दिक अर्थ में अगर हम समझें तो आसान भाषा में उच्चावच पृथ्वी के धरातल पर ऊंचा और नीचा भूभागों के सम्मिलित रूप को हम उच्चावच कहेंगे। अर्थात पृथ्वी के धरातल पर आप जब चलना शुरू करेंगे तो पृथ्वी के धरातल पर कहीं एकदम उच्चतम भूभाग मिलेंगे और पृथ्वी के धरातल पर निम्नतम गहरा भाग भी मिलेगा। उन उच्चतम और निम्नतम भूभागों के मध्य में मध्यम वर्गीय भूभाग भी मिलेंगे, जैसे कि मैदान, जैसे कि पठार आदि। अब हम बात करते हैं कि इन स्थलाकृतियों का, इन भूदृश्यावलियों का निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण कैसे हुआ। प्रश्न यहाँ पर सर्वप्रथम ये है कि इन भूदृश्यावलियों का निर्माण जब द्वितीय कोटि के उच्चावच की चर्चा की जाएगी तो द्वितीय कोटि के उच्चावच पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण लगेंगे, पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण निर्मित हुए। किंतु पृथ्वी के जो छोटे क्षेत्रफलों में जो भूदृश्य दिखता है छात्रों, या आगे बढ़ेंगे, जो दिखता है
छोटे क्षेत्रफलों में भूदृश्य वो बाह्य जात बल के कारण निर्मित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अंतर्जात बल या बाह्य जात बल किस प्रकार से इन भूदृश्यावलियों को के निर्माण में सहायक है। स्थल मंडल का अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। वायुमंडल का अध्ययन जलवायु विज्ञान कहलाता है। जलमंडल का अध्ययन समुद्र विज्ञान कहलाता है। जैवमंडल का अध्ययन पर्यावरणीय विज्ञान कहलाता है। अगर हम स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे तो उसे भूआकृति विज्ञान कहा जाएगा। यहां विज्ञान शब्द का तात्पर्य बच्चों साइंस से है। हम उसे प्रूफ करते हुए विज्ञान की सहायता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते चलेंगे कि इनका ढाल, इनका निर्माण किन बलों के कारण हुआ है। वायुमंडल का अध्ययन जलवायु विज्ञान कहलाएगा। जलमंडल का अध्ययन समुद्र विज्ञान कहलाएगा। जैवमंडल का अगर हमें अध्ययन करना है तो पर्यावरणीय विज्ञान कहलाएगा। इस प्रकार अब हम बात करते हैं स्थल मंडल की। दो प्रकार के बल की उल्लेख किया गया, तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न बल को अंतर्जात बल कहेंगे और पृथ्वी के बाह्य कारकों के माध्यम से उत्पन्न बल को बाह्य या बहिर्जात बल कहा जाएगा। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल, बाह्य जात बल। दो प्रकार के बल, अंतर्जात बल और बाह्य जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन से ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण तीव्र गति से होता रहता है और वह ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से भूसतह की तरफ आती है, एक ऊर्जा के रूप में, एक बल के रूप में, और उसी बल के कारण ही पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी या सियाल भूभाग में प्लेटें गतिमान होती हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न आएगा कि प्लेटों को खिसकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या गति देने के लिए कौन सा बल मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो अंतर्जात बल। अंतर्जात बल और अंतर्जात बल ही प्लेटों के टेक्टोनिक क्रियाओं को संपन्न करता है और अंतर्जात बल के कारण ही पृथ्वी के धरातल पर बड़े आकार के क्षेत्रफल वाले भूदृश्यों का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम देख सकते हैं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, इन दो प्लेटों को लाने का कार्य कौन बल किया? अंतर्जात बल। और जब ये प्लेट आंतरिक भाग में स्टेनोस्फीयर पे जाकर जब इनकी मेल्टिंग शुरू होती है, गलने लगती है, तो मैग्मा का निर्माण होता है और एक बल से ये इन दोनों प्लेटों के दरारों भाग में जुड़े हुए स्थान भूभाग के कमजोर भूभाग पर विस्फोट करके सतह पर आती हैं और ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। तो ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई तो किस बल से? अंतर्जात बल से, क्योंकि कोई ना कोई तो एक ऐसा बल है
जो पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से पदार्थों को निकालने में सहायक हो रहा है, उस बल को क्या किस नाम से पुकारा जाएगा? अंतर्जात बल के नाम से। जब ये आंतरिक भूभाग से तप्त पदार्थ मैग्मा बाहर आता है और बाहर आकर ये जम जाता है एक बड़े भूभाग क्षेत्रफल पर, इस भूभाग पर जमे हुए अगर समतल रूप में जमा तो इसे कहा जाता है पठार। और पठार बड़े क्षेत्रफल में विस्तृत होने के कारण इसे हम रखेंगे द्वितीय कोटि के उच्चावच में। तो प्रश्न आता है कि द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियों का निर्माण किस बल से होता है? तो हम सीधा कहेंगे किस बल से? अंतर्जात बल से। कभी कभी ज्वालामुखी के निर्माण के कारण पर्वतों का निर्माण हो जाता है और ऐसे पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, शंकु के आधार का बन जाता है। इस ज्वालामुखी पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो इस ज्वालामुखी पर्वत या पर्वत को किस कोटि के उच्चावच की उपमा प्राप्त है? द्वितीय कोटि के उपमा प्राप्त है या द्वितीय कोटि का उच्चावच है। किंतु ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किस बल के कारण हुआ? अंतर्जात बल के कारण हुआ। जैसा कि पठार द्वितीय कोटि का उच्चावच, पर्वत द्वितीय कोटि का उच्चावच, ये किन बलों से इनका निर्माण हुआ? अंतर्जात बलों के कारण। अगर हम साधारण बात करें कि पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से जब टेक्टोनिक क्रियाएं होती हैं, जब प्लेटें गतिमान होती हैं, तो ये एक दूसरे के जब नज़दीक आने लगती हैं तो एक ये प्लेट इस दूसरी प्लेट पर बल आरोपित करती है। या कह सकते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ अभिसरित होती हैं या चलती हैं तो एक दूसरे के पास आकर बल लगाती हैं। ये चलती किसके कारण है? अंतर्जात बल से के कारण। और जब आपस में टकराती हैं तो टकराने से इनमें मोड़ आता है और एक पर्वत का निर्माण होता है। और इन्हीं निर्मित पर्वत को टकराने से वलन होता है, दोनों टकराने वाले स्थानों पर भूभागों पर वलन होता है और एक पर्वत का निर्माण होता है। और इसी पर्वत को कहा जाता है वलित पर्वत। कौन सा पर्वत? वलित पर्वत। इनमें बार बार मोड़ आता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है मोड़दार पर्वत। दो प्लेटों के आपस में टकराने से इनके किनारे भागों पर मोड़ आ जाता है, वलन पड़ जाता है, इसलिए ऐसे निर्मित पर्वत को वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत है। तो ये प्लेटें चली तो अंतर्जात बल से, टकराई और दाब लगा तो अंतर्जात बल से, पर्वत का निर्माण हुआ तो अंतर्जात बल से। इस प्रकार से पठार पर्वत, चाहे वो ज्वालामुखी पर्वत हो, चाहे वो मोड़दार पर्वत हो या वलित पर्वत हो, इन पर्वतों का निर्माण अंतर्जात बल से होता है और ये द्वितीय कोटि के उच्चावच में रखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे बाह्यजात या बहिर्जात बल का। जब इन पर्वतों का, पठारों का निर्माण होता है बच्चों, तो वायु, अब हम बात वायु की करेंगे। वायु या पवन जब तीव्रतम या गति से चलती रहती है, तो जब ये पवनें चलती हैं पहाड़ों, पठारों, मैदानों से होकर गुजरती हैं, तो ये अब इनका तापमान किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में गर्म और किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में ठंडा होता है, जिसके कारण वर्ष भर में हवाएं एक ही स्थान पर गर्म और एक ही स्थान पर ठंडी होती हैं। ये क्रियाएं
ठंडी और गर्म की चलती रहती हैं, जिसके कारण उन चट्टानों का, उन पर्वतों का, उन पठारों का, उन मृदाओं का धीरे धीरे अपक्षय होने लगता है, टूटने लगती हैं। और ये जब हवाएं उन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं तो उनके कण, मिट्टियों के कण, धूल कण पर्वतों को तोड़कर छोटे छोटे खंडों में गिरा देती हैं, या उस रेतीले भूभाग से रेत को उठा ले जाती हैं। जब वो उठाती हैं, ले जाती हैं, तो जिस स्थान से तोड़कर ले जाती हैं, इस क्रिया को कहा जाता है अपर्दन। और जब हवाएं या हवाओं की गति धीमी पड़ जाती है या मंद पड़ने लगती है, तो उड़ाकर ले जाने वाले पदार्थों को छोड़ देती हैं। जहाँ छोड़ती वहाँ भी एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, और जिन स्थानों से तोड़ के ले जाती हैं वहाँ भी एक भूदृश्य बनता है, अर्थात स्थलाकृति बनता है। जब ये छोड़ देती हैं तो उसे कहा जाता है निक्षेपण। तो वायु स्थलाकृतियों का निर्माण करता है पृथ्वी के बाह्य सतह पर, जिसे कहा जाता है अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति, निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति। पवन और वायु मृदा अपर्दन करती है, पर्वतों का अपर्दन करती है, पठारों का अपर्दन करती है, उनका निक्षेपण भी करती है। धीरे धीरे एक एक नई नई छोटे छोटे क्षेत्रफलों में भूदृश्यों का निर्माण होता रहता है अपर्दन और निक्षेपण के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये वायु एक बल लगाती है, और उसी बल के कारण ही बाह्य बल कहलाता है। जो पवन धक्का देते हुए तोड़ती है, उठा के लेके जाती है, एक बल ही कार्य करता है, जिसकी वजह से ये पवनें कार्य कर पाती हैं। और ये बल धरती के अंदर नहीं बल्कि पृथ्वी के भूभाग सतह पर ऊपरी धरातल पर क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसलिए ऐसे बल को बाह्यजात बल कहा जाता है। तो वायु और या पवन से निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे, जल भी अपर्दन करती है। जब पर्वतों से नदियां निकलती हैं, ग्लेशियर से पर्वतों के ढलानों पर उतरते समय ये अपने सामने बहते हुए भूभाग पर या पर्वतों के सतह पर या उसके अपने किनारे भूभागों पर उन चट्टानों का धीरे धीरे अपर्दन करती रहती हैं, और अपर्दन करके अपने साथ उन अपर्दित पदार्थ को ढोकर लेकर आती हैं। जिन स्थानों पर नदियों में सहायक नदियां कम मिलती हैं या नदियों का जल कम हो जाता है, वहाँ ये अपर्दित पदार्थ को छोड़ देती हैं, अर्थात निक्षेपित कर देती हैं। वहाँ पर भू आकृतियों का निर्माण होता है। जहाँ ये नदियों अपने साथ इन मृदा या अवसादों छोड़ती हैं, वहाँ मैदान का निर्माण होता है या डेल्टा का निर्माण होता है। जहाँ ये काटती हैं वहाँ घाटियों का निर्माण होता है, गार्ज का निर्माण होता है, कैनियन का निर्माण होता है। तो नई नई भूदृश्यावलियाँ दिख रही हैं कि ये क्रियाकलापों के द्वारा बाह्य बल के कारण ये छोटे छोटे क्षेत्रफलों में आकृतियों का निर्माण होता है, जिसे हम बाह्य जात बल कहते हैं। क्रिया करती है जल और वायु। हिमानी द्वारा भी ग्लेशियर उन स्थानों पर जहां बर्फ बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, हिमानी भी जब हिमानियाँ गलती हैं, मेल्टिंग करती हैं, तो अपने साथ भूदृश्यों को उन स्थानों पर अपर्दित करती हैं और फिर आसपास क्षेत्रों में निक्षेपित करती हैं, या बर्फ ही गलते समय आकार लेता रहता है। नए नए भूदृश्य बनते रहते हैं। लेकिन ये किस बल से हो रहा है बच्चों? बाह्यजात बल से। तो आज हमें आशा है कि आपको बाह्यजात बल, अंतर्जात बल, उच्चावच या कौन सा किस उच्चावच में रखा जाता है, पठार को द्वितीय उच्चावच में, पर्वत को द्वितीय उच्चावच में, डेल्टा को तृतीय उच्चावच में, आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अपने वाणी को विराम देते हैं बच्चों,
और आगे की वीडियो आपको जल्द ही प्रॉपर रेगुलर मिलती रहेगी। इसी क्रम में अंतर्जात बाह्य और बाह्य जात बल और अंतर्जात बल के क्रम को अगली वीडियो से ही हम उठाते रहेंगे छात्रों, और आप इसका लुत्फ लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।